देखो, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? संविधान सभा, सॉरी संविधान की स्टार्टिंग की थी। देखो, कोई भी चीज़ जब हम पढ़ते हैं तो उसका बैकग्राउंड जरूर छानते हैं। ऐसा ना? यदि तुम किसी मित्र से भी मिलो तो उसके बैकग्राउंड के बारे में जानने की कोशिश करोगे कि नहीं करोगे? या सुनो, जैसे हम भारत का संविधान पढ़ते हैं तो संविधान पढ़ने के परिप्रेक्ष्य में हम संवैधानिक विकास देखते हैं कि संविधान का विकास कैसे हुआ। सुनो, हमने कल आपसे चर्चा की थी कि एक कंपनी थी ब्रिटेन की जिसका नाम था EIC। वो भारत में क्या करने आती है? व्यापार करने आती है। लेकिन व्यापार करते 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 वो भारत की राजनीति को समझ लेती है और भारत के बंगाल पर सबसे पहले क्या कर लेती है? कब्जा कर लेती है, प्लासी के और बक्सर के युद्ध के बाद। ठीक है, तो अब जो व्यापारिक कंपनी थी अब वो क्या बन गई? राजनीतिक कंपनी। और राजनीतिक चीज़ें क्या करती हैं? शासन करती हैं। तो वो बंगाल में क्या करेगी? शासन चलाएगी अपना। तो शासन चलाने के लिए कुछ नियम बनाने पड़ेंगे, समझ रहे? और जब नियम बनाने की श्रृंखला में पहला नियम क्या बनेगा? रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट बना 1773 में। कहानी इसके पीछे कुछ और थी, मेरी बात को समझ लो। देखो बेटा, क्या हुआ था? 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। इन दो युद्धों के बाद कंपनी ने क्या काम किया था? जो EIC कंपनी थी, जो व्यापारिक कंपनी थी, राजनीतिक कंपनी में बदल गई। और आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा बेटा, बक्सर के युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाउ ने 2 संधियां की थी। इलाहाबाद की प्रथम संधि और इलाहाबाद की द्वितीय संधि की थी कि नहीं की थी? इसके बाद उसी रॉबर्ट क्लाउ ने 1765 से लेकर 1772 तक, 1765 में बंगाल में द्वैध शासन प्रारंभ किया। क्या किया बेटा? बंगाल में द्वैध शासन क्या किया? द्वैध शासन लागू किया। किसने किया ये बंगाल में द्वैध शासन लागू? किसने किया? रॉबर्ट क्लाउ ने। रॉबर्ट क्लाउ ने बंगाल में द्वैध शासन लागू किया, लेकिन इस द्वैध शासन को समाप्त किसने किया? 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया। द्वैध का मतलब होता है दो, इतना तो आप लोग समझते हो। द्वैध का मतलब क्या होता है? दो होता है, मतलब दो प्रकार के शासन, दो प्रकार के अधिकार होते हैं, एक फौजदारी और एक दीवानी। समझते? जो फौजदारी काम थे वो कौन देखता था? नवाब। और जो दीवानी काम थे वो कौन देखती थी? कंपनी। बात को समझ रहे हैं ना? फौजदारी काम वो कहलाता है, जैसे मान के चलो कि ये भारत है, भारत का एक बंगाल है, बंगाल एक टुकड़ा है। तो बंगाल में दो प्रकार के शासन चल रहे थे। द्वैध का मतलब होता है दो प्रकार के शासन। द्वैध का मतलब क्या होता है? दो प्रकार के, मतलब फौजदारी, जितनी भी फौजदारी से संबंधित मामले थे वो कौन देखता था? बंगाल का नवाब। अभी उन लोगों ने बंगाल के नवाब का पद समाप्त नहीं किया, अभी बंगाल का नवाब बना रहेगा बंगाल में, लेकिन उस पर अपनी पकड़ क्या कर ली? मजबूत बना ली। तो बेटा, जो फौजदारी मामले थे वो कौन देख रहा था? बंगाल का नवाब देख रहा था। और जो दीवानी काम थे वो कौन देख रहा था? कंपनी देख रही थी। फौजदारी में आती है लड़ाइयाँ आती हैं, साफ सफाई आती है, दुनिया भर के ऐसे काम आते हैं जिनकी कोई वैल्यूज नहीं होती। मतलब पूरी व्यवस्था में लाना, बंगाल में व्यवस्था में लाना कि किसी भी प्रकार की मतलब लड़ाई झगड़ा ना हो, समझ रहे? उदम दौरा ना हो, ये सब क्या है? फौजदारी के अंतर्गत आएगा। अब दीवानी क्या था? राजस्व, टैक्स। उस समय टैक्स का ऐसे आता था कृषि से, तो ये टैक्स कौन लेता था? कंपनी। तो दो प्रकार के शासन ही हो गए, मतलब कंपनी कर वसूल रही थी और बंगाल में व्यवस्था कौन मिला रहा था? नवाब मिला रहा था। ये अजीब बात नहीं लग रही आप लोगों के लिए? पैसा कोई और ले रहा और रक्षा तुम्हारी कोई और कर रहा है।
या सुनो, तो बंगाल के नवाब पे भार बढ़ रहा था क्योंकि उसके पास पैसा तो आ नहीं रहा था, टैक्स तो आ नहीं रहा था। पहले वही टैक्स लेता था और टैक्स के बदले में सुरक्षा की गारंटी देता था। भाई यही तो होता, आज हमारी सरकार हमसे क्या लेती है, टैक्स लेती है और बदले में हमें क्या देती है, सुरक्षा की गारंटी देती है। लेकिन कंपनी टैक्स तो ले रही थी लेकिन सुरक्षा की गारंटी नहीं दे रही थी नागरिकों को, बंगाल के निवासियों को। सुरक्षा की गारंटी किसके ऊपर थी, नवाब के ऊपर। तो दो प्रकार के शासन नहीं हो गए, इसी कार्य से कहा गया द्वैध शासन। इस द्वैध शासन को प्रारंभ किया था किसने, रॉबर्ट क्लाइव ने। द्वैध शासन के बाद बंगाल में बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार बढ़ गया। क्या बढ़ गया, भ्रष्टाचार बढ़ गया। सीधी सी बात थी, अधिकार किसके पास थे, कंपनी के पास थे, लेकिन उत्तरदायित्व नहीं था, जवाबदारी नहीं थी कंपनी की। अधिकार तो था कंपनी का लेकिन जवाबदारी लेने से बच रही थी। वो जवाबदारी लेने से क्या कर रही थी, बच रही थी। अधिकार नवाब के पास नहीं था लेकिन जवाबदारी किसके पास थी, नवाब के पास थी। ये तो अजीब बात हो रही थी कि जवाबदारी किसी के पास, अधिकार किसी के पास। इसी बंटवारे को कहा गया द्वैध शासन। ऐसे में नवाब कंगाल नहीं होगा, वो अपने घर से कब तक पैसा देगा। सुरक्षा मेंटेनेंस मिलाने, भाई मेंटेनेंस मिलाने तो कई प्रकार के अधिकारी जाने यार। जैसे तुम किसी शहर की सुरक्षा प्रबंध करो, मेंटेनेंस करो, तो भाई कोतवाली भी जाने, पुलिस अधिकारी भी जाने कि नहीं जाने, सफाई कर्मी भी जाने, एजुकेटेड आदमी भी जाने जो पढ़ा भी सकें छोटे छोटे विद्यालय में। तो कितने अधिकारी, इन अधिकारियों को क्या देना पड़ता है, पैसा। और पैसा कहाँ से आता है, टैक्स से। और टैक्स कौन ले रहा है, कंपनी। टैक्स राजा नवाब के पास तो आ ही नहीं रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, कंपनी क्या होगी, मालामाल होगी, और नवाब क्या होंगे, कंगाल होंगे। नवाब ही कंगाल नहीं होंगे, कंगाल होगी वहां की जनता भी। तो मैं क्या लग रहा है कि कंपनी मालामाल होगी थी, तुम्हें लग रहा है कि कंपनी मालामाल हो रही थी। बहुत बड़ी बात पूछ रहे हैं हम आप लोगों से, कंपनी क्या मालामाल हो रही थी, नहीं। यही तो सबसे बड़ी दुविधा है, कंपनी मालामाल नहीं हो रही थी, कंपनी के अधिकारी मालामाल हो रहे थे। कंपनी तो कर्जा में जा रही थी लेकिन कंपनी के अधिकारी बहुत धनी बन रहे थे। और कंपनी इतनी माइनस में चली गई कि कंपनी के जो हेड थे वो कहां पहुंची, ब्रिटेन की सरकार के पास, कि भैया मैं उधार पैसा देता हूं। तब ब्रिटेन की सरकार ने कहा, भाई तुम्हारे यहाँ से, इंडिया से जो आदमी आ रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी में जो जाता था वो तो करोड़पति बन के लौट रहा है, और तुम कह रहे हैं पैसा दे दो। कोई मजाक तो नहीं कर रहे हमारे साथ, तुम कोई चाल तो नहीं चल रहा है भाई कि उस साइड से इंडिया के पैसे तो तुम हड़प ही रहे, इतना से हमें भी हड़प लो, हमें भी कंगाल कर दो। लेकिन ये बात सही थी, कंपनी बहुत घाटे में पहुंच चुकी थी। कारण क्या था कि कंपनी के अधिकारी व्यक्तिगत रूप से बहुत भयंकर भ्रष्टाचार कर रहे थे भारत, बंगाल में। बंगाल की जनता में, बंगाल में अकाल पड़ा था 1769 में। या सुनो, क्या पड़ा था 1769 में, मेरी बात को सुनना। कंपनी क्या लेती थी, टैक्स। और टैक्स देने के लिए क्या था उस समय, कोई ऐसी फैक्ट्रियां वगैरह तो थी नहीं। उस समय टैक्स के लिए क्या था, उस समय टैक्स के लिए था आपका जे कृषि। या सुनो, जैसे तुम्हारा एक बोरा, 1 क्विंटल गेहूं हुआ तो उसे एवज में कुछ गेहूं अंग्रेज कर के रूप में ले लेते थे। वही कर के रूप में लिया गया अनाज वो स्टॉक कर लेते थे। और 1769 में क्या हुआ, अकाल पड़ा। अकाल पड़ा तो भाई आदमी भूखों मरने लगे। भूखों मरने लगे तो कंपनी ने वही अनाज उन्हीं से टैक्स के रूप में लिया था, उन्हीं लोगों को बढ़ा चढ़ा के 10 गुने और 50 गुने भाव पर बेचा। तो कंपनी डबल फायदा नहीं कमा रही, और कंपनी के अधिकारी ये फायदा कमा रहे हैं। जबरदस्ती लूट मचाए थे तो कोई से भी धन छुड़ा लेते थे, 2 लगाए खींच के और ले गए। तो भाई वहां के राजा ने कहा कि भाई हम तुम्हें धन तो देंगे, दिए दे रहे कर्जा, लेकिन कुछ शर्तें भी तो होंगी। आज के देश जैसे
भारत को आज पैसे की कमी पड़ जाए तो किससे उधार लेगा? बताओ हैं? राइट, विश्व बैंक से उधार लेगा। लेकिन विश्व बैंक उधार देगा तो कुछ अपनी शर्तें भी तो लगाएगा। भारत में 1991 में इकोनॉमिक क्राइसिस आया था। 1991 में भारत के पास 10 दिन के लिए पैसा नहीं बचा था कि 10 दिन अपने जो बाहर से चीज़ें मंगा रहे हैं हम उनको भुगतान कर पाए। सोचो कि इतना कम पैसा बचा था इंडिया में। तो भारत ने विश्व बैंक से क्या लिया था? कर्जा। तो विश्व बैंक ने कहा था तुम अपनी अर्थव्यवस्था में क्या करो? परिवर्तन करो। क्या करो? परिवर्तन करो। जो भाई तुम मतलब बाहरी कंपनियों को क्या करो? एंट्री दो अपने। भाई हम तुम्हें लोन देंगे, जैसे सरकार आज बैंक लोन देती है तो वो कहती काम दिखाओ, या हम तुम्हें लोन दे रहे तुम कोई काम करो। शर्तें रखती वो कि नहीं रखती? क्या बगैर शर्त के कोई पैसे दे देते? क्या तुम्हारे माता पिता तुम्हें बगैर शर्त के पैसे दे देते हैं? ऐसा होता है? पूछते हैं ना। शर्तें रखते ना, बेटा अच्छे से पढ़ोगे, शहर में जा रहे तो अच्छे से पढ़ोगे ना, यही शर्त रखती ना। तो बेटा कंपनी को जब पैसा मिलेगा ब्रिटिश सरकार से तो क्या ब्रिटिश सरकार को शर्तें नहीं रखेगी? क्या शर्तें रखेगी? कंपनी की सारी जानकारी कंपनी किसे देगी? अब ब्रिटिश सरकार को देगी। क्लियर? और दूसरी बात, ब्रिटिश सरकार जिस तरीके के नियम बनाएगी उसी नियमों के अकॉर्डिंग तुम इंडिया में क्या करोगे? शासन करोगे। कंपनी पर पकड़ किसकी हो गई? अब ब्रिटिश सरकार की। भाई जिससे तुम कर्जा लो उससे क्या सर ऊंचे करके बात कर पाओगे? जी हजूरी कर पाओगे? ठीक है, उसकी बात माननी पड़ेगी भाई तुम्हें, क्योंकि तुमने उससे क्या लिया है? नमक खाया, कर्जा लिया। और कंपनी ने कर्जा किससे ले लिया? ब्रिटिश सरकार से। और ब्रिटिश सरकार इसी कर्जे को भुनाने के लिए एक नियम पारित करेगी जिसका नाम क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट। कंपनी किस पे कब्जा करे? बंगाल पे। और कंपनी पे कब्जा किसने कर लो? ब्रिटिश सरकार ने। मतलब कंपनी बंगाल से पैसा कमाएगी और कंपनी से पैसा कौन कमा रहा है? ब्रिटिश सरकार। तो शोषण किसका हो रहा है? हो रहा तो बंगाल के लोगों का। डबल शोषण। धीरे धीरे ये बंगाल से बढ़ता हुआ शोषण पूरे भारत में फैल जाएगा, क्योंकि अंग्रेज बंगाली तक तो सीमित रहेंगे नहीं। धीरे 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 वो पूरे भारत पर कब्जा कर लेंगे। अब समझ में आ रहा है कुछ? बेटा 1773 में पहला अधिनियम बनाया गया जिसे कहा गया रेगुलेटिंग एक्ट। कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, कंपनी के शासन को रेगुलेट करने के लिए, क्योंकि कंपनी का शासन इतना खराब था कि कंपनी में क्या था? भयंकर तरीके से भ्रष्टाचार था। मेरी बात समझ रहे? तो सबसे पहले तो जो नियम बना उस नियम में प्रावधान था कि अब जो कंपनी का गवर्नर है वो कंपनी का गवर्नर ही नहीं कहलाएगा, अब वो बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाएगा। और ऐसा बनने वाला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स ने ही 1772 में इस द्वैध शासन को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था, क्योंकि जो भ्रष्टाचार हुआ था उसका कारण क्या था? द्वैध शासन। इसका मतलब द्वैध शासन समाप्त करने का मतलब है नवाब की शक्तियों को समाप्त कर देना। और वो पहले से दीवानी शक्तियां तो पहले से थी, कर वसूलने की शक्तियां कंपनी के पास, सिर्फ सुरक्षा का प्रबंध नहीं था। तो वो प्रबंध भी अब कंपनी ने अपने हाथों में ले लिया, सुरक्षा का प्रबंध भी था। तो मतलब अब नवाब के किसी भी प्रकार के नवाब के पास कोई अधिकार या कोई शक्तियां नहीं बची हैं और नवाब का पद क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी ही बंगाल की नवाब बन गई। सुनो, जब बंगाल का नवाब समाप्त हो जाए और जो समाप्त करेगा बंगाल के नवाब को वही तो नवाब कहलाएगा फिर आगे जाके। तो कंपनी नवाब, अब कंपनी नवाब का काम करने लगी। सीधी सी बात है, जो काम अब तक नवाब कर रहा था वो काम कौन करेगी? अब बंगाल में कंपनी करेगी नवाब की जगह। शक्तियां शिफ्ट हो गई। लेकिन अभी जो नवाब था वो कैसे शासन कर रहा था? अपने अकॉर्डिंग शासन कर रहा था। लेकिन कंपनी अब जो बंगाल में शासन करेगी वो किसके अकॉर्डिंग करेगी?
रेगुलेटिंग एक्ट के अकॉर्डिंग, रेगुलेटिंग एक्ट एक छोटा सा संविधान समझ लो बंगाल का उस समय का, कंपनी का पहला संविधान, लिखित संविधान, पहला लिखित दस्तावेज था ये। तो देखो संविधान की बीज बो दिए गए यहां से, अब नियमों में चलने लगा शासन। तो ये नियम बनते 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 एक दिन बहुत सारे नियम बन जाएंगे और यही नियम मिलकर एक किताब बना लेंगे जो संविधान बन जाएगी। तो संविधान का विकास, संविधान ने जन्म ले लिया यहाँ से, संविधान ने बंगाल की पृष्ठभूमि से जन्म लिया और धीरे धीरे जैसे जैसे अंग्रेज फैलेंगे वैसे वैसे संवैधानिक विकास भी फैलता जाएगा और एक दिन संवैधानिक विकास हो जाएगा और भारत के लोग कहेंगे कि अंग्रेज तुम हटो, संविधान हम खुद बनाएंगे अब, और उस संविधान के अकॉर्डिंग हम अपने देश को चलाएंगे। क्लियर? अब देखो तो 1773 में गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स बना दिया। नंबर 2 क्या किया गया इन लोगों ने, इसमें और क्या क्या प्रावधान थे? इसमें प्रावधान था एक गवर्नर जनरल हो जैसे वॉरेन हेस्टिंग्स हो, उसकी सहायता के लिए कुछ सदस्य होंगे जिनकी संख्या 4 या 5 थी, ऐसी कुछ थी। ठीक है, तो एक तो गवर्नर जनरल हो गया और गवर्नर जनरल को जो सहायता दे रहे उन लोगों की भी संख्या हो गई। तो क्या बन गई अब जी? परिषद नहीं बन गई। परिषद समझते हो, 2, 4, 10 लोगों का ग्रुप, एक सभा नहीं बन गई। जे लोग क्या करेंगे अब? कार्यपालिका का काम करेंगे एक प्रकार से। कैसे? कार्यपालिका का काम, जो रेगुलेटिंग एक्ट में जो नियम लिखे उन नियमों के तहत क्या करेंगे? बंगाल में शासन चलाएंगे। एक और बात, यहीं से न्यायपालिका का जन्म होता है। 1773 के एक्ट में न्यायपालिका का प्रावधान किया गया। आगे चलकर 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। अब न्यायपालिका क्यों लाए? ताकि भाई ऐसा भ्रष्टाचार ना हो पाए, ऐसा भ्रष्टाचार ना हो पाए। इसी कारण तो हम क्या लेके आए? न्यायपालिका लेके आए। भ्रष्टाचार से बचने के लिए ही तो न्यायपालिका लाए थे हम लोग। अब दिक्कत ये हो गई कि न्यायपालिका में और वायसराय की कार्यकारिणी में क्या होने लगी? टकराहट होने लगी। वो आगे जाके बताएंगे। अब जैसे हमने कहा था कि न्यायपालिका में कितने सदस्य हुआ करते थे, कितने न्यायाधीश हुआ करते थे? 3 और एक मुख्य। नाम याद है आप लोगों के? नहीं, नाम याद नहीं है आप लोगों के? जो मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे वो सर एलिजाई इम्पे थे। जो अन्य न्यायाधीश थे वो लिमेंटर, हाइड और चैम्बर थे। क्लियर? आगे चलकर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां थी, मान के चलो कि उस समय 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट एक प्रकार का क्या था? एक प्रकार का संविधान था, संविधान की पुस्तक थी। एक पन्ने थे, उन पन्नों में कुछ नियम लिख दिए थे। उस किताब का नाम रख दिया था रेगुलेटिंग एक्ट। उस किताब का नाम क्या रख दिया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट।